हेलो दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के ठीक पहले वो सबसे बड़ा डर क्या है, और वो है प्रीलिम्स पास नहीं होने का डर। और इस डर को आखिरी समय में केवल लड़के अथवा प्रैक्टिस करके दूर किया जा सकता है। तो अगर आपने सही समय पे प्रैक्टिस नहीं किया है और क्वालिटी के क्वेश्चंस या टेस्ट अब अगर आप ढूंढ रहे हो, तो जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, साइंस एज यूट्यूब चैनल के थ्रू जो क्वेश्चन आपको मिल पा रहा है, आप उससे साइंस टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट या जो भी जीएस का सेगमेंट है उसमें आप कर सकते हो, जहां पे आपको यूपीएससी पैरेलल प्रैक्टिस सेट, यूपीएससी का जो क्वेश्चन लेवल है उसके पैरेलल प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को देख करके इवेल्युएट खुद कर सकते हो, खुद जज कर सकते हो। And if you don't want to do the same mistake whatever you did this time, so simply you do join our prelims test program, our main test program on right time, as early as possible for 2024, 25 or even 2023 main examination. We are providing the test in both format, in both the mode, online as well as offline. So do practice on right time at right platforms, where question is framed by Mukesh sir. Explanation and evaluation is also done by Mukesh sir. So need not to wait, just join our test program and practice whatever we are going to provide through this mode. Thank you. Let's begin. आज के इस सेशन में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, सो वट एवर द क्वेश्चंस, दोज आर द मोस्ट एवर इम्पोर्टेंट, सो दैट वी विल डिस्कस। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑन प्रैक्टिस विथ मुकेश सर। आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसफॉर्मिंग वट एवर इंफॉर्मेशन यू आर कलेक्टेड दैट इनटू नॉलेज। सो लेट्स बिगिन एंड टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे। कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड एंड द नेम ऑफ मस्टर्ड इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इन शॉर्ट वी कैन से DMH11। So you need to consider the statement whatever given here and find the correct answer out of the given. So read number 1. It is developed by scientists of Indian Institutes of Science, Bangalore, for genetic manipulation of crop plant. Yes or not? It is developed by crossing Indian mustard variety Varuna with early Hera 2 mutant. It contains 2 allele gene isolated from soil bacterium called Bacillus thuringiensis, and its resultant progeny is both high yielding and capable of producing seed grains. अब जरा जो जिन लोगों का मीडियम हिंदी हो वो लोग भी सुन लें। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ट्रांसजेनिक हाइब्रिड वैरायटी का। उस हाइब्रिड का नाम क्या है? मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड का वैरायटी है, नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। अब 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला कहता है कि इसका विकास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के वैज्ञानिक ने किया है। इस दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसे तैयार किया है गया है भारतीय जो मस्टर्ड वैरायटी वरुणा है और अर्ली हीरा 2 है उससे। तीसरा यहाँ पे है इसे तैयार करने में एक मिट्टी में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया है, इसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, उस बैक्टीरिया के जीन को लिया गया है और उस जीन को मिलाकर तैयार किया गया है। और चौथा है ये जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड हैं जो एक म्यूटेंट वैरायटी हैं, इससे होने वाले जो अगला जो जनरेशन होगा वो हाइल्डिंग होगा और उसका जो सीड्स और जो ग्रेन होंगे उसको हम अगेन रीयूज कर सकेंगे। तो इन चारों में से कौन सा सही है? आप लोगों के दिमाग में अभी एक चीज और आ रहा होगा, टर्मिनेटर सीड का कॉन्सेप्ट। तो टर्मिनेटर सीड में क्या होता है? टर्मिनेटर सीड वो सीड होता है जिसे आप जो भी वैरायटी तैयार करोगे
उसे आप खा तो सकते हो पर अगला पीढ़ी उगा नहीं सकते हो. यू कैन नॉट रेज फर्दर वेराइटी, ओनली यू कैन यूटिलाइज देम. सो नाउ आउट ऑफ द गिवन फर्स्ट स्टेटमेंट विच वन इज द करेक्ट. तो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पे है इसके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा. तो पहला बात आप लोग ये याद रखो कि इसका विकास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने नहीं किया है, बल्कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया हुआ है, जैसा आप लोग को याद आ रहा होगा. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने टीम ने किया है, तो इसको ये गलत है. इसे जो तैयार किया गया है वो जो वरुणा जो वेराइटी है ये सही है, और अर्ली हीरा 2 इसको मिलाकर तैयार किया गया है. तो स्टेटमेंट ये सही है. यहाँ पे जो 2 एलियन जीन दिए गए हैं वो जीन स्वाद में जो बैक्टीरियम है बैसिलस थ्यूरिजेंसिस, इससे नहीं लिया गया है. इस बात को याद रखिए, चूंकि ये जो बैसिलस थ्यूरिजेंसिस है इसे क्या तैयार किया गया था, इसे तैयार किया गया है बीटी का वेराइटी, जो बीटी कपास है, बीटी गाजर है, बीटी टमाटर है, बीटी ब्रिंजल है, ऑल बीटी वेराइटी में हमने इसको लिया हुआ है. यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एमाइलोलिक्यूफेसिंस. तो याद रखना इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एमाइलोलिक्यूफेसिनस. तो ये वो बैक्टीरिया है, ना कि बैसिलस थ्यूरिजेंसिस. तो इस लिहाज से ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है यहाँ पे. एंड द फोर्थ है इट इज प्रोजेनी इज बोथ हाई यील्डिंग एंड कैपेबल प्रोड्यूसिंग सीड एंड ग्रेन. तो ये सही है. तो राइट आंसर यहाँ पे होगा 2 और 4. तो आप लोगों को एक क्वेश्चंस के अंदर 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएगा यहाँ पे, जो यूपीएससी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा. क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या हो सकता है आप खुद जज कर सकते हो. आप लोग खुद पढ़े लिखे सब लोग हो और इस बार एग्जाम की तैयारी में भी लगे हुए आप. तो हम लोग आगे देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होगा यहाँ पे. सो टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन में एक थोड़ा सा पहले मैं इसको एरर को सही कर दे रहा हूँ. यहाँ पे जो आंसर आप लोगों को करना है वो है इनकरेक्ट. इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, बल्कि यहाँ पे इनकरेक्ट कौन होगा ये चुनना है. अब क्वेश्चन देखो. SDN site directed nuclease technology is a gene editing technology. It causes targeted DNA break and provides host natural repair mechanism. Now you need to consider these statements and find the incorrect statements. इन चारों में से कौन सा गलत है. SDN क्या है, ये एक प्रकार का जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे आप लोग पढ़े हो क्रिस्पर कैस पढ़े हो आप लोग, है ना. तो वैसे ही ये भी एक टेक्नोलॉजी है. इस टेक्नोलॉजी के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि बोथ SDN1 एंड SDN2 डू नॉट इन्वॉल्व अ लीन जेनेटिक मटेरियल व्हाइल SDN3 प्रोसेस इन्वॉल्व अ लीन जीन. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा है SDN1 एंड SDN2 प्रोड्यूस न्यू प्लांट वेराइटी दैट फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ GMO लेजिस्लेशन. तो यहाँ पे याद रखना आप लोग कि ये न्यू प्लांट वेराइटी नहीं बनाता है. यहाँ पे अगर होता है डू नॉट प्रोड्यूस तब ये स्टेटमेंट सही होता है. यहाँ पे है प्रोड्यूस न्यू प्लांट वेराइटी, और इसलिए ये गलत होगा. नाउ द थर्ड इज in SDN3 the newly developed plant falls under GMO legislation only foreign DNA exceeding 20 base pair is inserted. So this statement is definitely right. And the fourth one is the zinc finger nuclease and transcription activator like effector nuclease, that is also known as TALENs, are used in SDN technologies. So yes, as a technology these two are used. So we can say statement 4 is correct, statement 3 is correct, statement 1 is correct, and only second statement are incorrect because SDN1 and SDN2
do not produce new plant variety that falls under the scope of GMO legislation. So remember it. तो आंसर इसका अब क्या होगा? 2 only. So now take the next question. क्वेश्चंस का लेवल आप लोग समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आप लोग तमाम मार्केट में नोट्स है, मटेरियल्स हैं, उससे भी आप मिला सकते हैं। आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा भी होगा, तो डेफिनेटली यू हैव लॉट ऑफ आइडिया अबाउट दैट। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider statement about clustered regulatory interspace short palindromic repeat and CRISPR-Cas9। CRISPR-Cas9 पे यूपीएससी ने लास्ट ईयर में सवाल पूछा है। उम्मीद करता हूं अभी भी इस पे आगे सवाल रहेगा। आप लोगों ने जहां भी क्लास किया होगा वहां पढ़ा होगा आप लोगों ने इसके विषय में, CRISPR-Cas के विषय में कौन से स्टेटमेंट सही है। चलो आप लोगों का एक नॉलेज टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कितनी तैयारी है आप लोगों की है। पहला यहाँ पे है, इट इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फाउंड इन बैक्टीरिया दैट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस अटैक। CRISPR-Cas9 क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है और बैक्टीरिया को वायरस के हमले से बचाने का काम करता है। क्या ये सही है? दूसरा है, बैक्टीरिया यूजेस CRISPR-Cas सीक्वेंस, नॉट CRISPR-Cas, CRISPR सीक्वेंस टू रिमेंबर ईच स्पेसिफिक वायरस that attacks them by incorporating virus DNA into their own bacterial genome. This is right? The third one is the CRISPR-associated protein 9, also known as Cas9, is a bacterial RNA-guided endonuclease enzyme which acts as a scanner. And the fourth one is the, in CRISPR-Cas9, CRISPR locates the targeted defective gene and remove the undesired gene. So out of the 4, which one is incorrect? Which one is correct? Now you can say, as you know, what is CRISPR-Cas9? So in CRISPR-Cas9, of course, it is a basically a segment of nucleotide that are found in bacteria and protect bacteria from the virus attack. So therefore we can say the statement जो 1 है ये तो सही है बिल्कुल। तो बैक्टीरिया को क्या करता है? ये वायरस के अटैक से बचाता है, तो ये तो सही है। दूसरा यहाँ पे बैक्टीरिया यूजेस CRISPR सीक्वेंस टू रिमेंबर ईच स्पेसिफिक वायरस दैट अटैक देम बाय इनकॉर्पोरेटिंग वायरस डीएनए इनटू देयर ओन बैक्टीरियल जीनोम। यस, ये भी सही है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया याद नहीं रखेगा तो फिर वो अपना रक्षा कैसे करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज टू ऑल्सो राइट, ये भी सही है। थर्ड है यहाँ पे, CRISPR associated protein 9, remember CRISPR associated protein 9 called Cas9 is a bacterial RNA guided endonuclease। तो CRISPR-Cas9 में से जो Cas9 है ये इस पे सवाल है, ये CRISPR पे सवाल नहीं है। कह रहा है कि Cas9 ये बैक्टीरियल, ठीक है, ये आरएनए गाइडेड इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है विच एक्ट्स एज ए स्कैनर। ठीक है, विच एक्ट्स एज ए स्कैनर। क्या स्कैनर काम करता है? एंजाइम कटिंग काम करता है, स्कैनिंग का काम नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ये। एंड द फोर्थ वन इज द CRISPR-Cas9, CRISPR locate the targeted defective gene. CRISPR locate the targeted defective gene and remove the undesired gene, because CRISPR is a guided RNA, or better say DNA, a piece of DNA, so that are responsible for locating or scanning the viral DNA। ये स्कैन तो कर सकता है वायरस के डीएनए को या किसी भी डिफेक्टिव डीएनए को, लेकिन उसको ये रिमूव नहीं करेगा। CRISPR इज नॉट ए मॉलिक्यूलर सीजर, CRISPR मॉलिक्यूलर सीजर नहीं है। Cas9 क्या है? वो सीजर्स का काम करता है। तो CRISPR स्कैनर है बेसिकली, और Cas9 क्या है? ये रिमूवर है, चूंकि ये एंजाइम है, तो
इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 and 2। तो 1 and 2 आउट ऑफ द 4 कौन है? ये। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप लोगों को खुद भी लग रहा होगा, और तो आप ऐसे सवालों के लिए बिल्कुल तैयार रहो। और इस सीरीज में ऑलमोस्ट टोटल आप लोगों को यहाँ पे 4 साइंस डे का पेपर और 4 इकोलॉजी इन्वायरमेंट का पेपर हमने तैयार किया है आपके पास, जो कि लास्ट मोमेंट पे हमने तैयार किया है, इसलिए आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो आप इसको सारे क्वेश्चनों को करके जाओ, देखते हैं कितना क्वेश्चन यूपीएससी में इसमें से आता है। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट कार टी सेल थेरेपी। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कार टी सेल थेरेपी के विषय में। तो कार टी सेल जो थेरेपी है इसके विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है? चारों स्टेटमेंट के बाद पढ़िए आप लोग। इट इज जीन बेस्ड केमोथेरेपी। कार टी सेल आर जेनेटिकली मैनिपुलेटेड टी सेल हेल्प इन आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कैंसर सेल एंटीजेंस। कार टी टेक्नोलॉजी हेल्प इन क्यूरिंग सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स। कार टी shorten recovery time after administered only once to the patient and thus it provides first line of defense। तो कार टी का अगर नाम सुना होगा तो कार टी जो सेल है, जो कार टी सेल थेरेपी है, इसका विकास आईआईटी बॉम्बे ने किया है, ठीक है ना। आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर्स हैं, उसने मिलकर के इसका विकास किया है। इसके लिए जो फंड था वो BIRAC जो DBT का है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है, उसने बिराक ने इसको फंड दिया है, मतलब DBT की तरफ से इसका फंडिंग हुआ है। कार टी क्या है? ये जीन बेस्ड केमोथेरेपी है? बिल्कुल नहीं। कार टी क्या है? ये जीन बेस्ड नहीं है, बल्कि ये जीन मैनिपुलेटेड इम्यूनोथेरेपी है। ये केमोथेरेपी नहीं, इट इज नॉट केमोथेरेपी, इट इज इम्यूनोथेरेपी। तो ये स्टेटमेंट जो पहला है यही गलत है। अब दूसरा है कार टी सेल आर जेनेटिकली मैनिपुलेटेड टी सेल हेल्प इन आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कैंसर सेल एंटीजेंस। ये बिल्कुल सही है। ये कार टी टेक्नोलॉजी हेल्प इन क्यूरिंग सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स, बिल्कुल सही है ये। एंड कार टी शॉर्टन रिकवरी टाइम आफ्टर एडमिनिस्टर्ड ओनली वंस टू द पेशेंट एंड दस इट प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। याद रखना यहाँ पर, ये फर्स्ट इम्यून सिस्टम कभी भी आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं देता है, बल्कि ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। ये कहाँ आएगा? ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 2 and 3 इज द राइट आंसर, तो डी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कार टी सेल थेरेपी में होता क्या है? बेसिकली सिंपल सी बात है ना, जो हमारे बॉडी में टी सेल होता है ना, तो टी सेल और बी सेल 2 तरह का सेल है। तो टी सेल के अलग अलग टाइप्स हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? बॉडी से टी सेल को निकालते हैं, टी सेल को एडिट करते हैं, उसमें हम लोग जीन को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद उसको कल्चर करते हैं, और कल्चर करने के बाद जो भी पेशेंट होता है उसमें हम लोग डाल देते हैं, और उस पेशेंट में जागने के बाद ये कैंसर से फाइट करता है। तो ये सिंपल सा 4 स्टेप प्रोसेस है कि बॉडी से क्या करो? टी सेल को निकालो, निकालने के बाद उसे जीन स्तर पे मैनिपुलेट करना, तो उसमें जीन ऐड करना, और ऐड करने के बाद अब जो सेल है, जो टी सेल है, उसे हम कल्चर करेंगे, तो उसके कई सारे वेराइटीज पैदा करेंगे, और कई मतलब इंटरफेरोन नंबर, और फिर जाकर के जितने भी हमारे पास जो संख्या होगा उस संख्या का हम यूज करेंगे किसी पेशेंट के बॉडी में डाल करके, और पेशेंट के बॉडी में जब जाएगा ये, तो कैंसर जैसे रोगों के खिलाफ लड़ने में मदद करेगा। और इस प्रकार से तो क्वेश्चन होगा कि टी सेल हम प्राप्त कहाँ से करेंगे? तो टी सेल कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है। जहाँ बी सेल है वहीं पे टी सेल होता है, और टी सेल बेसिकली से जुड़ा हुआ ये थेरेपी है। तो इसलिए केमोथेरेपी मत यहाँ पे याद रखा, ये इम्यूनोथेरेपी है जो जेनेटिकली मैनिपुलेटेड टी सेल के द्वारा किया जाता है। ये चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप लोग ध्यान रखिए, और ये सारे जो बैच वगैरह है सब स्टार्ट हो रहा है। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन हो, आप यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है इस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो टेक द क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट जीनोम सीक्वेंसिंग।
जीनोम सीक्वेंसिंग के विषय में यहाँ पे आप लोगों को सोचना है किसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो जीनोम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे बॉडी में क्रोमोजोम है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम पे जो जीन पाया जाता है उसे जीनोम कहेंगे, या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है उस पर जीन पाया जाता है उसे जीनोम कहेंगे। तो याद रखना, अगर हमारे बॉडी में 46 क्रोमोजोम है तो 46 में से 23 जो क्रोमोजोम होता है एक जैसा होता है, वैसा ही दूसरा 23 भी होता है। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, दैट आर कॉल्ड जीनोम। अब उसी जीनोम पे हमें सीक्वेंसिंग करना है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के विषय में आप लोग अगर पढ़ सकते हो तो इसको पढ़ो आप लोग। फर्स्ट है, इट इनेबल अस अंडरस्टैंड पास्ट एंड डिटरमाइन बेटर फ्यूचर। It tracks rare neurodegenerative diseases. It can track genetic mutation in pathogens such as bacteria and virus and their severity. And it can perform by any of the methods such as chromosomal karyotyping and transgenic method. तो क्या जीन सीक्वेंसिंग के विषय में इसमें से कौन सा सही है? क्या इसके द्वारा हम अपने पास्ट का पता कर सकते हैं या फ्यूचर का निर्धारण कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कहीं अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़ा है तो इसमें वीडियोस पढ़ा होगा, वहां पे जाकर के आप पढ़ सकते हो और उससे भी आंसर ले सकते हो। इस चैनल से, साइंस एज यूट्यूब चैनल से आप वीडियोस देख सकते हो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वहां पे हमने काफी अच्छा बताया हुआ इसमें। इट ट्रेस रेयर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, क्या ये इसका काम है? बिल्कुल, ये भी करेगा। इट कैन ट्रैक जेनेटिक म्यूटेशन। आज कोरोना में क्या हो रहा था, जो वायरस में जो जेनेटिक बदलाव हो रहे थे, जो पढ़ते थे कभी ये ओमिक्रॉन आ गया तो कभी ये डेल्टा वेरिएंट आ गया, तो ये जो क्या हो रहा था यही तो कर रहा था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, ये सही है। और जहां तक बात रही कि इट कैन परफॉर्म बाय एनी ऑफ द मेथड, तो ये ट्रांसजेनिक मेथड से कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या क्रोमोसोमल कैरियोटाइपिंग से हो सकते थे? इससे भी नहीं होगा, ठीक है। तो मेथड यहाँ पे केवल क्या है, ये गलत है। तो इसके लिए हम लोग जीन, ये अपने आप में मेथड है जीनोम सीक्वेंसिंग। क्रोमोसोमल सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग अपने आप में क्या एक मेथड्स हैं, इसलिए इसे किसी और मेथड की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे राइट आंसर तो आप लोगों को पता है 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। सो फिफ्थ का आंसर हुआ 1, 2, 3। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider statement about somatic cell nuclear transfer. Somatic cell nuclear transfer technique क्या होता है, इसके विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है? The process of creating a genetically identical copy of an entire organism. That is the process of creating a genetically identical copy of an individual cells. It is the process of creating a hybrid organism from two different species. Or is the process of transfer of nucleus of egg cell into somatic cell to create a genetically identical individuals. इस चारों में से कौन सा सही है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक के विषय में? तो अगर हम इसका राइट आंसर देखते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि होता क्या है, हम जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इंटायर ऑर्गेनिज्म हम क्रिएट करना चाहते हैं। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का टेक्निक है, जिसके द्वारा हम लोग क्लोन पैदा करते हैं। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग का में जो टेक्निक यूज किया गया है, तो SCNT शॉर्ट इसे कर सकते हो हम लोग हैं। ये क्या है, ये SCNT है, टेक्निक है ये। और इस टेक्निक का यूज करते हैं क्लोनिंग के लिए। क्लोनिंग में दो ही टेक्निक फेमस है, एक SCNT है, दूसरा सेल फ्यूजन। SCNT मोस्ट कॉमन है, जिसको यूज करके डॉली क्लोन को तैयार किया गया था। तो ये तो है ही हमारा जो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी। क्लोन क्या होता है? वो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी होता है अपने पेरेंट्स का। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है ये। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन इंडिविजुअल सेल्स। यस,
अगर आप सेल क्लोनिंग में आप इंडिविजुअल सेल का क्लोन कर सकते हो तो ये भी सही है। अब यहाँ तीसरा क्या, क्रिएटिंग हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज। टू डिफरेंट स्पीसीज से हम हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म तैयार करने को क्लोनिंग नहीं कहते हैं, उसमें SCNT का यूज नहीं करते हैं। तो थर्ड का गलत हो जाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक सेल इनटू सोमैटिक सेल टू क्रिएट जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल सेल्स। तो हम कभी भी इसमें ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक सेल इनटू सोमैटिक सेल नहीं करते हैं, ये उल्टा करते हैं। जो नाम का सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफर करेंगे, न कि एक सेल के न्यूक्लियस को सोमैटिक सेल में ट्रांसफर करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल्स, we are not going to transform nucleus of egg cells into somatic cells. Rather, we are going to transform or transfer nucleus of somatic cell into the egg cells in order to producing or creating genetically identical copy of either organism or a cells. So we can say the right answer here once again is 1 and 2. So the A is the correct answer. Take the next question. Consider the statement about epigenetics. Epigenetics के विषय में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Number 1. Epigenetics refers to change in gene expression that do not involve changing the DNA sequence. Epigenetics modification can be passed down through generation. Epigenetic modifications are always permanent and cannot be reversed. And epigenetic modifications can be influenced by environmental factors. So out of the given 4, which one is the correct? So remember, so here, what is the correct answer? So correct answer is epigenetic refers to change in what? पर एक होता क्या है epigenetic? Change in gene expression that do not involve change in DNA sequence. हम DNA के सीक्वेंस को नहीं इसमें चेंज करेंगे, हम जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई नोन एज एपिजेनेटिक्स। तो 1 ये तो सही है। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन कैन बी पास डाउन थ्रू द जनरेशन। जो भी हम चेंज करेंगे क्या वो अगले जनरेशन में जाएगा? तो बिल्कुल इसको याद रखना है कि ये पास करेगा, कैन बी पास डाउन थ्रू जनरेशन। थर्ड है, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन आर ऑलवेज परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। क्या है हमेशा ये परमानेंट रहता है और इसे रिवर्स नहीं हो सकता है कि नहीं? ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। And epigenetic modification can be influenced by environmental factors. Yes, any modification we are going to cause or create that definitely influenced by environmental factor. So this is the right, and therefore we can say 1, 2, and 4 is the right answer here. The next question is, which of the following best describe the ENCODE project? क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, तैयारी का आप लोगों का क्या स्तर है वो पता चल ही रहा होगा। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एक एज देगा इस एग्जाम में। अगर क्वेश्चन आता है, आपको ये सारे याद रहते हैं तो काफ़ी सहूलियत मिल जाएगा इससे आपको, और अगर नहीं रहता है तो फिर आगे आप अपने सुविधा से देख सकते हो कि कहाँ पे ये आपको जो पढ़ा हुआ चीज़ कभी बेकार जीवन में नहीं होता है। So which of the following best describe ENCODE project? A large-scale research project aimed at identifying functional element in the human genome. A project that focuses only on protein coding gene in human genome. A project that aimed to sequence the entire human genome. A project that aimed to identify all genetic variation associated with disease. And a project that aims to create a database of epigenetic modification in the human genome. कभी कभी यूपीएससी में जैसे पिछला बार भी एक चॉइस था, इसमें 6-7 चॉइस दिए हुए थे, तो
कभी कभी 5 या 6 या 7 भी हो सकता है, इसलिए आप परेशान मत होना। इसमें 5 चॉइस दिया हुआ है, इसमें से सही क्या है आउट ऑफ द 5। और हम देखिए यहाँ पे लार्ज स्केल रिसर्च प्रोजेक्ट, इनकोड क्या है, ये एक लार्ज स्केल रिसर्च प्रोजेक्ट है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का, आइडेंटिफाइंग फंक्शनल एलिमेंट इन द ह्यूमन जीनोम, सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। A project that focuses on only non-protein coding gene in human genome, ये गलत है। ये जो इनकोड ही करना है तो केवल हम प्रोटीन कोडिंग जीन जो है ओनली ऑन प्रोटीन कोडिंग जीन को क्यों, जब तक नॉन कोडिंग पार्ट को नहीं करते तो कोडिंग पार्ट का पता कैसे चलेगा, टेक्निकली भी इसको आप आंसर कर सकते हो। A project that aim to sequence the entire human genome, तो क्वेश्चन जो 8वां नंबर है तो उसमें जो थर्ड यहाँ पे जो देख रहे हो ये क्या सही होगा, इंटायर ह्यूमन जीनोम, ये भी गलत होगा, उसके लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो। अ प्रोजेक्ट दैट एम्स टू आइडेंटिफाई ऑल जेनेटिक वेरिएंट्स एसोसिएटेड विद डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि ये भी ऑल जेनेटिक वेरिएंट्स विद डिजीज, ये गलत है। And a project that aims to create a database of epigenetic modification in the human genome, पहले समझ लो। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, वो तो यहाँ पे है 1-5, चूंकि ये सही है और ये सही। एपी जो इनकोड प्रोजेक्ट है ये एक बड़ा परियोजना है और इसका एम क्या था, आइडेंटिफाइंग रिमेंबर फंक्शनल एलिमेंट इन ह्यूमन जीनोम, पहचान करना है फंक्शनल जो एलिमेंट है ह्यूमन जीनोम में उसको, और एक डाटाबेस तैयार करना है कि किसमें क्या बदलाव हो रहा है उससे, ठीक है। सो क्रिएटिंग अ डाटाबेस अबाउट व्हाट, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन इन द ह्यूमन जीनोम। और तीनों कोई काम इसका नहीं, वो तीनों काम मोर और लेस किसके थे, तो वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का था जिसको स्टार्ट किया गया था 1990 में और 2003 में पूरा कर लिया गया था। और फिर 2016 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पार्ट 2 जो है जिसका नाम है रीड और राइट। तो पहला जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, वो था रीड, और जो 2016 में स्टार्ट किया उसका नाम क्या था, राइट। तो वो वाला प्रोजेक्ट अलग हो गया। यहाँ पे ये इनकोड प्रोजेक्ट है, इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना, सिर्फ पहचान करना है, न कि इस परियोजना को और कुछ छेड़छाड़ करना है। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अभी भी है, तो इसके विषय में स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इसमें सही कौन सा है। तो VPN प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू अ प्राइवेट नेटवर्क ओवर द इंटरनेट, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, तो ये सही स्टेटमेंट है। ये VPN कैन बी यूज टू बाईपास इंटरनेट सेंसरशिप, क्या ये सही है। VPN कैन स्लो डाउन इंटरनेट स्पीड, क्या ये होगा। VPN आर इलीगल इन मोस्ट कंट्रीज, क्या ये होगा। तो याद रखना जो फर्स्ट है वो तो सही है। VPN कैन बी यूज्ड, याद रख कैन बी यूज्ड, अगर ऐसे वर्ड कहीं मिले ना तो वो ज्यादातर सही होता है। बाईपास इंटरनेट सेंसरशिप, ये भी सही होगा। VPN कैन स्लो डाउन इंटरनेट, फिर ये पॉसिबल नहीं है, इससे नहीं होगा ये। VPN लीगल इन मोस्ट कंट्रीज, ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर क्या है 1 and 2, सो ए इज द राइट आंसर हियर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। याद रखना इस बात को आप लोग। Take the next question. Which of the following statement are true about the dark net? डार्क नेट की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो डार्क नेट से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इसको आप यहाँ पे देखो। Which one is the truth about the dark net? तो डार्क नेट is a part of the internet that is not indexed by search engine, क्या ये डार्क नेट है। It is only accessible through special softwares such as Tor.
Darknet is a hub for illegal activities such as drug trafficking and human trafficking. And the darknet is completely anonymous and untraceable. तो अगर डार्कनेट आपने थोड़ा, अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा सा भी, तो ये तो पता कर ही सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें अबाउट डार्कनेट, पहला तो कि डार्कनेट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट इज नॉट इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन। यस, दिस इज द राइट आंसर। It is only because it is only accessible through special software such as Tor. ये भी सही है। And darknet is a hub for illegal activities. ये क्या है? ये illegal activities को प्रभाव कर सकता है, such as drug trafficking and human trafficking. ये कर सकता है ये। क्यों? क्योंकि ये completely anonymous and untraceable है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये अनट्रेसेबल है या एनोनिमस है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बाद बाकी तीनों क्या है? सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 and 3। तो अब तक हम लोगों ने यहाँ पे जो 10 सवाल प्रैक्टिस किया, आई होप ऐसे छोटे छोटे सेक्शन आपको यहाँ पे काफी सारे मिलेगा, उस पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और प्रैक्टिस के साथ तो सबसे अच्छा यहाँ पे ये होगा कि आपको क्वालिटी का जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मिल जा रहा होगा। सो वट एवर द मटेरियल नोट्स यू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इंटायर मटेरियल, इंटायर नोट्स, मेक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ओवर द कॉन्सेप्ट एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। इफ नॉट, लिसन मी प्रॉपरली एंड ट्राई टू डू द आंसर। तो आप आंसर ऐसे भी कर सकते हो। और इसमें अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको बिल्कुल आप लोगों को इस पे कमेंट लिखिए कि ये क्वेश्चंस का जो लेवल कैसा है रहा है, यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से कहीं ऐसा उससे ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा आप लोगों को, आप वो भी लिखो। और इसमें जो भी आपको हमसे असिस्टेंस चाहिए तो बिल्कुल लिखिए, ताकि सीरीज में आगे जो भी वीडियोज होगा उन सबको देखिए। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 10, पार्ट 12 जो भी होगा आगे भी आप लोग उसको देख सकते हो। और बिल्कुल अपना कमेंट जाकर के वीडियोस के बॉक्स में जाकर लिखिए। कुछ पढ़ना हो तो इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो संबंधित टॉपिक पे। और हमसे अगर जुड़ना है तो यहाँ पे ऑप्शनल के थ्रू आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में या आप जुड़ सकते हो। और तब तक के लिए सारे बच्चों को थैंक यू एंड डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, so that you will get early information about the next video. Thank you.